अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यही पढ़े है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। ये कहाँ पढ़ा हमने? इसी चैप्टर में, अभी तुरंत जस्ट पढ़ा, लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़ लिया। इसको फिर से वापस पढ़ेंगे, इन वापस पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पढ़ेंगे, किस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये ध्यान देने की बात है। क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो अभी जब हम पढ़ा दिए तो फिर क्लास 12 में हम इसको नहीं पढ़ाएंगे ना, इसलिए ध्यान से इस बात को याद रख। कहाँ पढ़ाई होगी? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड, ये हमने अभी पढ़ा, क्लास 11 में पढ़ लिया। इसी चैप्टर में, किस चैप्टर में पढ़ा? हाइड्रो कार्बन चैप्टर में हमने पढ़ा। इसको वापस फिर पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड। किस क्लास में? क्लास 12 में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो ध्यान देना है कि हम जो अभी ऑर्गेनिक में क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, ये फिर से वापस 12 में भी पढ़ना है। इसलिए ये नहीं छोड़ देना कि क्लास 11 का चीज़ ख़त्म हो गया और 12 में वापस पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम हेलो एल्केन। इसी चीज़ को वापस हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलो एल्केन का, उसमें फिर वापस इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखने की बात है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी तुरंत पढ़ लिए क्लास 11। कहाँ पढ़ रहे हैं? हाइड्रो कार्बन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 11 इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर, क्लास 12 इन हेलो एल्केन चैप्टर, क्लास 11 इन हाइड्रोकार्बन। इसी चीज को वापस फिर पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? अल्कीन एंड अल्काइन्स। अब हम लोग वापस पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11 में ही पढ़ लेंगे, वापस फिर से पढ़ाई करना है। इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रो कार्बन, इसी चैप्टर में, इसी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ही पढ़ना है। तो याद रखना है कि जो चीज़ हम एक बार ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हम ऑर्गेनिक में वापस पढ़ते हैं, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है कि हमने अभी पढ़ा, हो गया काम नहीं, आगे भी पढ़ना है उसको, वो है, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक में बहुत सारा चीज़ रिपीट होते रहता है। एक जगह वो प्रिपरेशन है तो दूसरे जगह वो केमिकल प्रॉपर्टी, वो किसी का केमिकल प्रॉपर्टी है तो किसी का प्रिपरेशन होता है।
तो केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन में चलता रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं उसको हम प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, कहीं उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे भी पढ़ते जाएंगे ध्यान में रखते हुए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे। तो अभी तक जितना भी पढ़े थे अल्काइल हैलाइड्स में, तो अल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन होता था अल्केन में भी उतना ही कार्बन होता था। जैसे क्लोरोइथेन से ईथेन बनाए थे, है ना। क्लोरोमीथेन से मीथेन बनाए थे, क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बना लिए थे। मतलब जितना कार्बन हेलो एल्केन में था उतना ही कार्बन हमको एल्केन में भी मिल रहा था। ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सेम रहा, ना तो नंबर ऑफ कार्बन घटा है ना बढ़ा है। लेकिन जब हम बनाएंगे एल्केन को इस मेथड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम बनाएंगे, तो इस केस में एक कार्बन कम हो जाएगा। यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है तो हमारे पास जो अल्केन आएगा उसके पास एक ही कार्बन होगा। ठीक है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन है तो जो अल्केन बनेगा उसमें 2 कार्बन होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन है तो अल्केन जो बनेगा उसमें 3 कार्बन होगा, यानी एक कार्बन जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी कन्वर्जन कराना हो और हमको कार्बन को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब इसमें 2 मेथड है, एक तो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, उसको भी पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना डीकार्बोक्सिलेशन, जो वर्ड लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मीनिंग क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है ना वो रिमूव हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम सोडा लाइम किसको बोलते हैं? सोडा लाइम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं। अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस कैल्शियम ऑक्साइड को 3:1 के रेशियो में मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को 3:1 के रेशियो में मिला देंगे तो उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? एक मिक्सचर है। इसका मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। इसको हम 3:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं। मतलब अगर ये 1 ग्राम लेंगे तो ये 3 ग्राम लेंगे, अगर ये 2 ग्राम लेंगे तो ये 6 ग्राम लेंगे, अगर हम ये 1 मोल लेंगे तो ये 3 मोल लेंगे। मतलब 3:1 के रेशियो में हमको मिक्स कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा सोडा लाइम। अब जो ये रिएक्शन होगा ना, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर सोडियम ऑक्साइड हमने लिया क्यों, है ना, खुद ही कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड लेने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड रहता है ना तो फ्यूजन जो है आसान हो जाता है, मेल्ट करना आसान होता है। ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा, है ना, कुंभकर्ण की नींद के जैसा हो जाएगा, स्लो, है ना। 6 महीने लगेंगे रिएक्शन कंप्लीट होने में, तो उतने दिन तक कौन इंतज़ार करे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं साथ में ही। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है कि रिएक्शन मिक्सचर को फ्यूज करने में आसान कर देता है, उसको मेल्ट करने में आसानी हो जाती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, यानी फ्यूजन कराने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेन काम क्या है? हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर क्या है भाई?
जो केमिकल को हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं वो आपस में मिला है तो रिएक्शन मिक्सचर हुआ। तो इस रिएक्शन मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट को कम करना है, जल्दी मेल्ट हो जाए, जल्दी फ्यूज हो जाए, है ना, इसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज है। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, यानी फ्यूजन कराना आसान हो जाएगा और इसका कोई काम नहीं है, लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा वो। इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड तो लिखेंगे लेकिन कहीं भी रिएक्शन में उसका हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन कहीं कोई प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ करना है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। हाँ, याद रखना है, ठीक है, कि हमेशा कम होता है तो मिनिमम एक कार्बन बचना चाहिए ना। तो इथेनॉइक एसिड से ही स्टार्ट होगा, यानी एसिटिक एसिड से स्टार्ट होगा। मिथेनॉइक एसिड से कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता है। तो मिथेनॉइक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं होगा, उसका डिकार्बोक्सिलेशन इस मेथड से हम नहीं करा सकते। कम से कम इथेनॉइक एसिड लेना पड़ेगा, यानी कम से कम 2 कार्बन वाला एसिड लेना पड़ेगा। 2 कार्बन वाला एसिड कौन है? एसिटिक एसिड है या उसको हम इथेनॉइक एसिड बोलेंगे। तो ये है, ये क्या है? इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। और कॉमन नेम इसका क्या है? एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड में कितना है? 2 कार्बन है, CH3COOH। क्या है? CH3COOH। ठीक है, इसमें हम मिक्स कर दिए सोडा लाइम को, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट कर दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी सोडा लाइम को, और इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद रिएक्शन होगा। तो हीट करने के बाद जो रिएक्शन होगा ये यहाँ पर टूट जाएगा, ये वाला यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर टूट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अब दिखाते हैं टूटता हुआ। तो इस तरह से हो गया हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद ये भी टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी टूट जाएगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी टूटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? ये टूट करके बन जाएगा Na+ एंड OH-। ठीक है, NaOH टूट करके ये बनेगा। अब ये जो Na+ है वो यहाँ आकर के अटैक कर देगा, ये जो Na+ है वो यहाँ आकर के अटैक कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ये ONA बन जाएगा, इसके साथ जो गया बन गया ना ONA। ठीक है, तो बन गया सोडियम इथेनॉइट। ठीक है, क्या बन गया? सोडियम इथेनॉइट। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम इथेनॉइट, NOATE। ये बन गया सोडियम इथेनॉइट। अब Na+ तो यहाँ से निकला, ये Na+ निकला, ठीक है, और इस ऑक्सीजन जो ये जो यहाँ पर था ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, Na+ आके अटैच हो गया, ये सोडियम इथेनॉइड बन गया। और यहाँ से ये H+ निकल गया, यहाँ से H+ निकला, और ये जो OH- आयन बचा उससे कंबाइन कर दिया। यहाँ से ये H+ निकला और इस OH- आयन के साथ H+ निकल करके इसके साथ कंबाइन। ये जो H+ यहाँ से निकला इस OH- के साथ कंबाइन कर गया। तो H+ और OH- दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा? वाटर। वही हम यहाँ दिखाए हैं, यही है बाई प्रोडक्ट जो बन गया H2O। बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? H2O। जो बाई प्रोडक्ट साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, उसको हम एरो के नीचे माइनस साइन दे करके लिखते हैं। इसके साथ में हमको वाटर बना जो यहाँ में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको मेल्ट करने में हेल्प किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। ये आयनाइज होकर के Na+ OH- आयन बना, ये जो Na+ बना वो इससे कंबाइन कर गया, और ये जो OH- है इस H+ से कंबाइन किया और वाटर बना दिया। तो सोडियम इथेनॉइड हो गया।
अब फिर ये सोडियम इथेनॉइड क्या होगा, अभी भी हीट चल ही रहा है, ठीक है ना, अभी भी हीट हो ही रहा है, ठीक है। अब ये जो सोडियम इथेनॉइड है, हीटिंग कंटिन्यू है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही, तो यही सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर इससे रिएक्ट करेगा सोडियम इथेनॉइड से। यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर इस जगह ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। NaOH टूटेगा, इस H प्लस हो जाएगा और NaO माइनस हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, वो Na माइनस हो गया और H प्लस है इसके ऊपर, इस तरह से टूटा। यहाँ पर टूटा था Na प्लस और OH माइनस के रूप में, यहाँ पर टूटा है ONA और H प्लस के रूप में, दोनों जगह अलग अलग तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटा है। यहाँ का आयनाइजेशन अलग है और यहाँ का आयनाइजेशन अलग है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जानबूझ के नहीं लिखे क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम पहला बार फर्स्ट स्टेज में हम दिखा दिया, आगे नहीं दिखा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये H प्लस अब है, ये जो ONA है ना, इस पर आके अटैक करेगा, इस कार्बन पर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके ऊपर, तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, देखो निकल गया है नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे शिफ्ट हुआ तो क्या बना, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट हो गया ये वाला बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो ONA है ये नेगेटिवली चार्ज है, वो आकर के इससे अटैच हो जाएगा, इसलिए ONA जो है आकर के यहाँ अटैक कर दिया, ठीक है। ONA यहाँ आकर के अटैक कर दिया। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, उसी को हम यहाँ नीचे लिखे हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर लिखे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नीचे लिखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो ONA जो है आकर के इस कार्बन से अटैच हो गया, ONA अटैच हो गया क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अटैच हो गया, बॉन्ड, ठीक है। और ONA ये वाला पहले से ही है। अब ये बच गया H प्लस, है ना, ONA तो यूज हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, लेकिन ये H प्लस बच गया, वो रिलीज हो गया यहाँ पर, ये H प्लस जो है रिलीज हो गया क्योंकि इसका यूज हुआ नहीं, इसका यूज आगे होगा, इसका यूज क्या होगा, आगे होगा, इसलिए हमने H प्लस को यहाँ रिलीज होता हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करेगा। जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ाए तो वहाँ बताया, तो कैसे होगा, अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ इसके चलते दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये जब वापस यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, और ये वाला उठ के अगर यहाँ आ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 और 2 यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 बॉन्ड तो कार्बन का बनता नहीं है, 4 ही रहता है, 5 बॉन्ड कभी नहीं बनता है। तो चूंकि ये शिफ्ट होकर के अब यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला शिफ्ट होकर के इस पर आ जाएगा, तब ना 4 बॉन्ड रहेगा, तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट गया, तो CH3 पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये H प्लस आकर के इस पर अटैच कर देगा। अब ये जो H प्लस है ना, यहाँ देखो, यहाँ H प्लस है, अटैक किया, ये H प्लस अब नेक्स्ट टर्म में आया, यहाँ H प्लस और इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, 3 गो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला H आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, CH4 बनेगा, और इधर क्या बन गया, Na2, 2 सोडियम में Na2 CO3, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 Na2CO3, Na2CO3 बन के निकल गया। हीट कंटिन्यू है, सोडियम कार्बोनेट बन के निकल गया। ये कैसा बना है, स्ट्रक्चर बताते हैं, Na2CO3 का स्ट्रक्चर क्या है,
इधर ONA है, इधर ONA है, इधर डबल बॉन्ड हो गया, यही है Na2CO3, टूट गया कि नहीं है? ये इधर से गया डबल बॉन्ड और ये इसको पुश करके इधर कर दिया, ये टूट के अलग हो गया यहाँ से, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से अलग हो गया, यहाँ पर CH4 बन गया और Na2CO3 यहाँ दिखा रहा है, ये Na2CO3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो कितना कार्बन से स्टार्ट किए, 2 कार्बन से स्टार्ट किए, अल्केन कितने कार्बन का मिला? 1 कार्बन का, यानी 2 से स्टार्ट किए तो 1 मिला, तो 3 से स्टार्ट करेंगे 2 मिलेगा। ये क्या बना आपको? मीथेन। ठीक है, तो मीथेन बनाना है तो इथेनॉइक एसिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ईथेन बनाना है तो प्रोपेनॉइक एसिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो हमने आपको बताया रिएक्शन मैकेनिज्म बताया। ठीक है, ये Na2CO3 का स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखा हुआ, ये हम मिटा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमको सिर्फ रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म जब कहा जाएगा लिखने तभी लिखेंगे, नहीं कहा जाएगा तो हम सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे वो हम लिख कर दिखाते हैं। ये है क्या? इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड CH3COOH, क्या है? CH3COOH हो गया। इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या लिखना है यहाँ पर? हीट कर। ठीक है, उसके बाद क्या बना देंगे हम? इधर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये जब बना देंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, या डायरेक्ट लिखते हैं? क्या क्या बनेगा? एक तो CH4 बन जाएगा, एक ही कार्बन, और ये निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। ये H यहाँ आ गया, ध्यान रखना, ये H यहाँ आ गया और ये निकल जाएगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर। हो गया, बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। बन गया, ये हो गया हमारा रिएक्शन, बन गया, तैयार है। ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड ना बना दिया। कहीं कहीं कहेगा कि सोडियम इथेनॉइड से बनाइए, तो ये वाला स्टेप छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ हटा देंगे, है ना। बहुत जगह रहेगा तो यहाँ से लिखता है, चाहे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाइए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाइए। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर Na लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो हम यहाँ पे ये वाटर नहीं लिखेंगे, तब ये लिख देंगे, बन गया। ठीक है, तो किसी का भी लिख सकते हैं ना इस तरीके से, एक ही को काम करना है। अब देखो ये हो गया, मीथेन बन गया। अब हमको इथेन बनाना है, तो क्या करेंगे? अब हम लोग लेंगे 3 कार्बन वाला CH3 CH2 COOH, इतना लेंगे। ठीक है,